आइए सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। आज हम सत्ता और शक्ति की एक ऐसी सदियों पुरानी रणनीति को डिकोड करने वाले हैं जो थोड़ी असहज जरूर है पर बेहद असरदार है। यह नियम कहता है, अपने विरोधी को पूरी तरह से मिटा दो। ये एक ऐसी निर्मम सोच है जहां आधे अधूरे कदम सिर्फ और सिर्फ तबाही लाते हैं। और सच तो ये है कि आज के मॉडर्न कॉरपोरेट और पॉलिटिकल दौर में भी ये कठोर सच उतना ही प्रभावी है जितना सदियों पहले था। 3वीं शताब्दी के महान भारतीय दार्शनिक कौटिल्य का एक बड़ा मशहूर कथन है। उन्होंने कहा था कि दुश्मन को कमजोर समझकर कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी भी वक्त आने पर पूरे सूखे घास के ढेर को जलाकर राख कर सकती है ना? बिल्कुल वही लॉजिक यहां अप्लाई होता है। किसी दुश्मन को अधमारा छोड़ देना एक ऐसी भयंकर रणनीतिक भूल है जो भविष्य में सिर्फ बदले की आग को जन्म देती है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजी की दुनिया में इस टोटल एनिहिलेशन या पूर्ण विनाश का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है किसी विरोधी को पूरी तरह से खत्म कर देना, सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी तोड़ देना, ताकि उनके वापस आने या बदला लेने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो मोजेस से लेकर माओ से तुंग तक कई बड़े शासकों ने अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के लिए बिल्कुल इसी कठोर लॉजिक का इस्तेमाल किया है। पहला हिस्सा, द कॉस्ट ऑफ हेजिटेशन, यानी संकोच की कीमत चुकाना। चलिए प्राचीन चीना चलते हैं, करीब 208 बीसी के आसपास। यहां दो जनरल्स के बीच का अंतर बेहद दिलचस्प है। एक तरफ थे हिशंग यू, एक महान ताकतवर योद्धा जो उच्च कुल के थे पर उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था, और दूसरी तरफ थे लियू पांग, एक किसान परिवार से आए हुए व्यक्ति। वो लड़ने में उतने माहिर तो नहीं थे पर दिमाग के बहुत तेज थे और अपने सलाहकारों की बातें बहुत ध्यान से सुनते थे। ये जमीन आसमान का अंतर ही आगे चलकर हिशंग यू की सबसे बड़ी भूल की नींव रखता है। एक ऐसी भूल जहां गलत जगह पर सम्मान दिखाया गया। एक वक्त आया जब हिशंग यू के पास इस चालाक प्रतिद्वंदी को खत्म करने का एक बेहतरीन मौका था। हुआ ये कि एक जश्न के बहाने लियू पैंग को बुलाया गया। प्लान था कि एक खतरनाक तलवारों के नाच के दौरान उसे मार दिया जाएगा, लेकिन उस तनाव भरे जश्न में हिशंग यू हिचकिचा गए। उन्होंने हमला करने का इशारा देने में देरी कर दी, और बस उनकी इसी एक पल की देरी का फायदा उठाकर लियू पैंग उस खतरे को भांप गए और वहां से बच निकले। यहां सबसे अहम बात यह है कि लियू पैंग ने बाद में ऐसी गलती बिल्कुल नहीं की। जब हालात बदले और बाजी पलटी तो लियू पैंग के सलाहकार ने उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस दुश्मन को जिंदा छोड़ना एक बाघ को पालने जैसा होगा, जो आगे चलकर पालने वाले को ही खा जाएगा। ये कोट आगे आने वाली घटनाओं की बिल्कुल सही तस्वीर पेश करता है। इसके बाद लियू पांग ने बहुत निर्मम तरीके से अपने कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने शांति का झूठा प्रस्ताव रखा ताकि हंगशु की सेना आराम में आ जाए और अपना डिफेंस कम कर दे। फिर एक झूठी संधि यानी ट्रीटी करके उन्हें धोखे में रखा, और आखिर में उस बेखबर सेना को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सोचिए, अपने पुराने दोस्त को उन्होंने इस हद तक मजबूर कर दिया कि हंगशु को अपनी ही जान लेनी पड़ी। इसके बाद ही लियू पांग ने मशहूर हान डायनेस्टी की स्थापना की। दूसरा हिस्सा, द पाथ टू एब्सोल्यूट पावर, यानी पूर्ण शक्ति का रास्ता। अब जरा इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर गौर कीजिए जो महारानी वू के सफर को दिखाती है। ये कई दशकों तक चलने वाला एक बेहद हैरानगेज और सुनियोजित क्रम है। 625 में इंपीरियल हैरम में आने से लेकर अपने विरोधियों को फंसाने के लिए अपने ही नवजात बच्चे को मार देना, और आगे चलकर 690 में डिवाइन एम्परर बनने तक एम्प्रेस वू ने अपने हर एक विरोधी को रास्ते से हटा दिया। इनका हर एक कदम इस कठोर सच्चाई पर आधारित था कि अगर एक पल की भी कमजोरी दिखाई तो वह सीधा उनकी खुद की मौत का कारण बन सकती थी। पूर्ण शक्ति का नियम बहुत साफ है। ये हर खतरे को पूरी तरह कुचल देना मांगता है। अगर आग की एक छोटी सी चिंगारी भी बची रह गई तो राजगद्दी कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। हालांकि उनका सफर पूरी तरह से खून से भरा था, पर एम्प्रेस वू का किसी भी विरोधी को आधा अधूरा न छोड़ने का ये फैसला आगे चलकर उन्हें चाइना के इतिहास की सबसे प्रभावी शासकों में से एक बनाता है। उनका 40 साल का शासन बेहद मजबूत और शक्तिशाली माना जाता है। तीसरा हिस्सा, द मास्टरपीस ऑफ ट्रिकरी, छल की एक शानदार कला। रेनेसां के दौर में चलते हैं। 1502 में सेनेगालिया में हुई इस ऐतिहासिक घटना के हिस्से करें तो एक बिल्कुल साफ टैक्टिकल प्लेबुक सामने आती है। सीज़ेरे बोर्जिया ने पहले अपनी सेना को इस तरह फैलाया कि वो बाहर से बहुत कमजोर दिखें। फिर उसने शहर के इकलौते पुल पर कब्जा कर लिया ताकि कोई भाग ही ना सके।
इसके बाद उसने अपने बागी विरोधियों को महल के अंदर बुलाया और फिर एक जबरदस्त सिंक्रोनाइज्ड हमला करके उन सबको खत्म कर दिया। इतिहासकार इस पूरी धोखाधड़ी को द मैग्निफिसेंट डिसीड यानी एक शानदार छल कहते हैं। बोर्जिया ने जिस तरह से गिन गिन कर अपने खतरों को खत्म किया, वही आगे चलकर आधुनिक युद्ध के नियम बन गए। जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट के स्कोर से साफ होता है, पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए निर्मम होना जरूरी है। बिल्कुल यही विचार नेपोलियन और कार्ल फॉन क्लॉज़विट्ज़ जैसे दिग्गजों ने बाद में आधुनिक युद्ध के मूल सिद्धांतों के रूप में अपनाए। चौथा हिस्सा, द डेंजर ऑफ नेगोशिएशन, यानी किसी दुश्मन से समझौता करने का खतरा। किसी असली दुश्मन के साथ समझौता करना आखिर फेल क्यों होता है? इस पर गौर करें तो नतीजे बिल्कुल साफ हैं। एक आधी अधूरी जीत दुश्मन को सिर्फ वक्त देती है रिकवर होने और बदला लेने के लिए। नेगोशिएशन यानी समझौता करना उन्हें आगे बढ़ने और आपकी जीत को अंदर ही अंदर खोखला करने का मौका दे देता है। वहीं टोटल एनिहिलेशन उनके किसी भी ऑप्शन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। आधी अधूरी जीत का नतीजा कैसा होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण चियांग काई शेक हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च के दौरान माओ त्से तुंग की सेना को पूरी तरीके से खत्म न करके एक ऐसी भयंकर भूल की थी जिसके वजह से आगे चलकर उन्हें अपना पूरा शासन खोना पड़ा। अब सोचिए कि आज के दौर में कॉरपोरेट या पॉलिटिकल फील्ड में इस एनिहिलेशन का क्या मतलब है। यहां विरोधी को खत्म करने का मतलब उन्हें फिजिकल नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है अपने विरोधी को उस माहौल या मार्केट से पूरी तरह बाहर कर देना, उन्हें समझौता करने या वक्त मांगने का कोई मौका ना देना। इसका मतलब है पार्शियल विक्ट्रीज को ठुकराना और उन लोगों के खिलाफ हमेशा चौकन्ना रहना जो झूठी दोस्ती दिखाते हैं। सीधे शब्दों में उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना। पांचवा हिस्सा, द स्ट्रेटेजिक एक्सेप्शन, रणनीति का एक बेहद खास अपवाद। लेकिन देखिए, हर नियम का एक अपवाद होता है और इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत दिलचस्प है। अगर आप किसी दुश्मन को पूरी तरह से घेर लें जिसके पास भागने का कोई रास्ता ना बचे, तो वो अपनी जान बचाने के लिए बेहद भयंकर तरीके से लड़ता है। लेकिन अगर आप उन्हें भागने के रास्ते का एक भ्रम दे दें, एक झूठा रास्ता, तो पीछे हटने की वो लंबी कोशिश ही उन्हें पूरी तरह से थका देती है और अंदर से तोड़ देती है। सच कहूं तो कभी कभी सबसे समझदारी वाली रणनीति यही होती है कि दुश्मन को भागने दिया जाए ताकि वो खुद ही अपनी तबाही का कारण बन जाए। हालांकि बिना सोचे समझे नरमी दिखाना बेहद खतरनाक भी हो सकता है। अगर नरमी एक ऐसी सेना पर दिखाई जाए जो अंदर ही अंदर कड़वाहट और गुस्सा रखती है, तो ये उनका हौसला और बढ़ा सकती है। इतिहास का इसका सबसे बड़ा उदाहरण ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था। इस ट्रीटी ने एक एम्बिटर्ड यानी गुस्से से भरे देश में बदले की एक ऐसी आग जलाई जो सालों तक सुलगती रही और बाद में कितनी भयंकर साबित हुई, ये हम सब जानते हैं। तो शक्ति और सत्ता के इन ऐतिहासिक नियमों को करीब से देखने के बाद एक बड़ा दिलचस्प सवाल जरूर उठता है। क्या किसी दुश्मनी में आधे अधूरे कदम उठाकर जाने अनजाने में एक क्रोधित सांप को पाला जा रहा है, या फिर पूरे सूखी घास के जलने से पहले ही उस चिंगारी को पूरी तरह से कुचल देना ज्यादा समझदारी है? इतिहास ने तो अपना जवाब दे दिया है, लेकिन आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में आपका रणनीतिक रुख क्या होगा, ये सोचना जरूरी है। इन्हीं ऐतिहासिक रणनीतियों के ज्ञान के साथ शक्ति और सत्ता की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।